फाइनेंस स्कॉलर। आज हम डिस्कस करेंगे एमएसएमई जो हमारी यूनिट 1 है, उसमें कौन-कौन से एमसीक्यूज आते हैं या किस तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं, और कुछ प्रीवियस ईयर में भी जो आए हुए हैं उनको मैंने इंक्लूड किया है। उसका एक पूरा सेट है, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ India's GDP is contributed by MSME sector? 20, 30, 40, 50. So as per the data 22-23, the answer is 30%. Okay. Next question है, which of the following scheme provides collateral free loans to small business? PMEGP, मुद्रा लोन, उद्यम रजिस्ट्रेशन या जेट सर्टिफिकेशन? सो मुद्रा लोन्स। ओके, तो मुद्रा यहाँ पे क्या है, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी है, जो कि 20,000 करोड़ के बजट से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, इसका काम क्या होता है, कोलेटरल फ्री फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है स्मॉल बिजनेस को अंडर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। Next question, in which year was the MSME Development Act introduced? 1991, 2000, 2006, 2015. So right answer is 2006. Next, what is the role of National Small Industries Corporation, NSIC? Refinancing of MSME, marketing support, credit facilitation, regulating MSME policies, providing direct loans to large enterprises. So the right answer is marketing support and credit information. ओके, सो एनएसआईसी क्या करता है, जो भी रॉ मटेरियल का असिस्टेंस चाहिए होता है, मार्केटिंग सपोर्ट चाहिए होता है, या फिर क्रेडिट फैसिलिटेशन चाहिए होता है एमएसएमई को, उसको ये असिस्ट करके प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट मूव करते हैं, विच इनिशिएटिव रिप्लेस द उद्योग आधार मेमोरेंडम फॉर एमएसएमई रजिस्ट्रेशन? सो उद्योग आधार मेमोरेंडम जो पहले होता था उसको 2020 में उद्यम रजिस्ट्रेशन से रिप्लेस कर दिया गया। सो राइट आंसर इज आंसर सी, उद्यम रजिस्ट्रेशन। What is the primary objective of Zero Defect, Zero Effect initiative? Increase MSME export, promoting only large-scale industries, ensuring quality production with minimal environmental impact, providing direct loan to MSME, या टैक्स रेट ऑफ एमएसएमई रिड्यूसिंग? तो क्या था जेड का? जेड का मतलब होता है जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। तो इसमें क्या है कि आपका इंश्योर क्वालिटी प्रोडक्शन एंड मिनिमम एनवायरमेंटल इफेक्ट इम्पैक्ट। सो आंसर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं, व्हाट आर द सर्टिफिकेशन लेवल अंडर जेड स्कीम? तो कौन कौन से हैं? जैसे मैंने आप ये जो एमसीक्यूज हैं इनका मैंने जो पूरा लेक्चर है ना, जिससे लिए गए एमसीक्यूज और जो कुछ प्रीवियस ईयर के भी आए हुए हैं, तो आप उस लेक्चर को भी देख लीजिएगा, वो अवेलेबल है। मैं आपको आई बटन पे उसका लिंक दे दूंगा, और एंड स्क्रीन पे भी, जब ये वीडियो खत्म होगा तो आपको स्क्रीन पे भी उसका लिंक मिल जाएगा। व्हाट इज द सर्टिफिकेशन लेवल अंडर द जेड स्कीम? सो कौन कौन से हैं? ब्रॉन्ज, सिल्वर एंड गोल्ड। तो ब्रॉन्ज है आपका बेसिक लेवल, सिल्वर इंटरमीडिएट, गोल्ड एडवांस लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द रिवाइज्ड एमएसएमई क्लासिफिकेशन फैक्ट 2025, तो स्मॉल एंटरप्राइजेस का टर्नओवर लिमिट कितना हो गया है? अब हो गया 100 करोड़। पहले कितना था? 50 करोड़। ठीक है, तो उसको बढ़ा दिया गया। Under the MSME classification, how are multiple units with different GSTN but the same PAN treated? तो क्या होगा इसमें? ऑप्शन है, each unit is classified separately, only the large unit is considered, the total investment and turnover of all unit are aggregated, only the unit with highest turnover is considered, या MSME must register separately for each unit। तो इसमें क्या होता है, एग्रीगेट सारी यूनिट्स जिनका जीएसटी अलग अलग है उनसे, बट पैन एक है, उनको एग्रीगेटली हम लोग जो भी होता है क्लासिफिकेशन के लिए जो है लिया जाता है। तो right answer is answer C. 10th question, how is the investment in plant and machinery or equipment calculated for MSME classification? So right answer is based on the purchase value of asset। ठीक है, एसेट का परचेज वैल्यू क्या है, उसके बेसिस पे एमएसएमई का क्लासिफिकेशन करते हैं। ना तो डिक्लेरेशन के बेसिस पे करते हैं, ना मार्केट वैल्यूएशन, ना डिप्रेशिएशन, ना करंट रिप्लेसमेंट। सो बी इज द राइट आंसर। हाउ इज एक्सपोर्ट टर्नओवर ट्रीटेड इन MSME classification? तो export turnover option क्या? It is included in total turnover of classification. It is included only if above 50 crore. It is excluded from MSME turnover classification. So C is the right answer. तो export turnover जो होता है उसको हम लोग MSME के classification में include नहीं करते हैं। So C is the right answer. Who is eligible to start a business as a sole proprietor? तो कोई भी इंडिविजुअल जिसका एज 18 प्लस है और वो सॉल्वेंट है, तो डी इज द राइट आंसर। 13 क्या है, व्हाट इज रिक्वायर्ड इफ एन इलिटरेट पर्सन वांट्स टू एंटर इनटू अ बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट? तो इलिटरेट पर्सन के केस में क्या होगा, दे मस्ट प्रोवाइड अ सिग्नेचर इंस्टेड ऑफ थंब इम्प्रेशन? नहीं, दे नीड अ गार्जियन टू साइन ऑन देयर बिहाफ,
बिल्कुल नहीं, टू इलिटरेट विटनेस मस्ट कंफर्म दैट द कॉन्ट्रैक्ट वाज एक्सप्लेन्ड, सो सी इज द राइट आंसर। दो विटनेस की प्रेजेंस में उनको एक लेटर देना होगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट था वो इलिटरेट पर्सन की लैंग्वेज में उसको एक्सप्लेन किया गया और उसका थंब इंप्रेशन जो रहेगा इलिटरेट का वो लिया जाएगा। 14th है इन एचयूए हु इज रिस्पांसिबल फॉर मैनेजिंग द बिजनेस, तो क्या है एल्डेस्ट जो मेल मेंबर होता है जिसको कर्ता बोलते हैं वो रिस्पांसिबल होता है, तो ए इज द राइट आंसर, बाकी सारे ऑप्शन गलत है। आगे मूव करते हैं। वो व्हाट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम एमएसएमई टर्नओवर कैलकुलेशन, डोमेस्टिक टर्नओवर, एक्सपोर्ट टर्नओवर, जीएसटी रेवेन्यू, टोटल टर्नओवर, इन्वेस्टमेंट इन मशीनरी, सो राइट आंसर इज एक्सपोर्ट टर्नओवर। तो एक्सपोर्ट टर्नओवर जो होता है उसको हम लोग एमएसएमई के क्लासिफिकेशन में नहीं इंक्लूड करते हैं, सिर्फ डोमेस्टिक टर्नओवर ही इंक्लूड होता है। 16. Which of the following is not a feature of sole proprietorship? Single ownership, unlimited liability, separate legal entity, easy formation, full control of business. So क्या इसमें नहीं होता है सोल प्रोप्राइटरशिप में? उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है। इस केस में प्रोप्राइटरशिप के केस में क्या होता है, ओनर और बिजनेस दोनों सेम होते हैं। सो सी इज द राइट आंसर। आगे मूव करते हैं। Who among the following cannot start a business independently? A minor, a blind person, an illiterate, a Hindu undivided family, या प्रधानसी। सो कौन नहीं कर सकता है इंडिपेंडेंटली? माइनर। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और एमएसएमई के लेक्चर्स और 100 एमसीक्यूज एंड कुछ अदर एमसीक्यूज भी जो मेमोरी बेस्ड है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, तो उनको भी जाके आप जरूर से जरूर देखिए। आगे मूव करते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर रिक्वायर्ड टू वर्क पार्टनरशिप फर्म, तो मिनिमम कितने होते हैं? 2 चाहिए होते हैं। सो राइट आंसर इज 2, जो कि मेंशन किसमें है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। Which of the following is not a type of joint stock company? तो कौन सा नहीं है इसमें joint stock company? प्राइवेट लिमिटेड है joint stock company, पब्लिक लिमिटेड भी एक joint stock company है, ठीक है। लिस्टेड कंपनी भी एक joint stock company है जिसको आप पब्लिक कंपनी बोल सकते हैं। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी जिसको बोलते हैं वो भी है, बट सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं है। सो राइट आंसर इज सोल प्रोप्राइटरशिप, क्योंकि एक सिंगल ओनर बिजनेस होता है। अब विच डॉक्यूमेंट डिफाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कंपनी? ऑब्जेक्टिव किसमें होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। सो बी इज द राइट आंसर। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या होता है? उसके रूल और रेगुलेशन होते हैं, ठीक है। और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में उसका रजिस्ट्रेशन, ठीक है। डिन में डायरेक्टर का जो आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। आगे मूव करते हैं। What is the maximum turnover limit for a company to qualify as small company under Companies Act 2013? तो वो कितना होना चाहिए मैक्सिमम टर्नओवर? 40 करोड़। सो सी इज द राइट आंसर इन प्रोसीडिंग, जो उसका प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर है उसमें। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर रिक्वायर्ड फॉर अ वन पर्सन कंपनी? तो मिनिमम क्या होता है? एक ही व्यक्ति की रिक्वायरमेंट होती है, तो और जो कि रेजिडेंस इंडियन होना चाहिए, एनआरआई नहीं होना चाहिए, ठीक है। और वो एक नॉमिनी भी अपॉइंट कर सकता है जो कि उसका सक्सेसर होगा, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट परसेंटेज ऑफ ओनरशिप मस्ट बी गवर्नमेंट होल्ड इन अ कंपनी फॉर इट टू बी क्लासिफाइड एज अ गवर्नमेंट कंपनी? सो 51% होल्डिंग होनी चाहिए, चाहे वो सेंट्रल, स्टेट या दोनों गवर्नमेंट की मिला के भी हो सकती है। अंडर विच स्कीम कैन वुमेन एंटरप्रेन्योर अवेल लोन अप टू 10 लाख? तो किसमें होता है? महिला उद्यम निधि स्कीम। ये कौन लाया है? सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एमएसएमई? तो इसमें कौन सा नहीं है? की कैरेक्टरिस्टिक फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन, हाई लेवल ऑफ कैपिटल इंटेंसिटी। तो देखो हाई लेवल ऑफ कैपिटल इंटेंसिटी इसमें नहीं चाहिए होती है, तो बी इज द राइट आंसर, बाकी सारे इसके कैरेक्टरिस्टिक है। 26 है विच ईयर डिड इंडिया अडॉप्ट अ यूनिफॉर्म डेफिनेशन फॉर एमएसएमई? तो 2020 में। पहले क्या होता था? मैन्युफैक्चरिंग का अलग होता था, सर्विस का अलग होता था। अभी क्या है? सिर्फ स्मॉल, माइक्रो एंड मीडियम, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम में है, जो कि बेस्ड ऑन उनके इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर पे है, ठीक है, जो कि 1 जुलाई 2020 को अडॉप्ट की गई। सो सी इज द राइट आंसर। आगे मूव करते हैं। व्हाट इज द मेजर एडवांटेज ऑफ एमएसएमई इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट? लोअर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कंपेयर टू लार्ज इंडस्ट्री? नहीं। हाई डिपेंडेंस, सॉरी, व्हाट इज द मेजर एडवांटेज ऑफ एमएसएमई इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट? ठीक है, तो बी हाई डिपेंडेंस ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये भी नहीं है। लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम होता है और एम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा जनरेट होता है, सो दिस इज द राइट आंसर। As per the latest MSME classification, a medium enterprise is defined as an entity with an investment up to
125 करोड़ एंड 500 करोड़, ये आपका लेटेस्ट क्लासिफिकेशन है एज पर बजट 2025। अगर आप लोग ये वीडियो 2025 के बाद देख रहे हैं तो आप एक बार ये डिटेल्स को वेरीफाई कर लीजिएगा, क्योंकि टाइम टाइम पे अमेंडमेंट होते रहते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और जो भी आपके क्वेरीज हैं उनको कमेंट में भी डालिए। आगे मूव करते हैं। विच लीगल स्ट्रक्चर ऑफर्स अनलिमिटेड लायबिलिटी टू द बिजनेस ओनर? तो अनलिमिटेड लायबिलिटी किसकी होती है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर बिल्कुल नहीं, वन पर्सन कंपनी नहीं, पब्लिक लिमिटेड कंपनी नहीं, प्रोपराइटरशिप। सो सी इज द राइट आंसर। जो प्रोपराइटर होता है उसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, ठीक है। 30, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट आर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप गवर्न? तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप किसके अंतर्गत गवर्न होती है? इसका सेपरेट एक्ट है जो कि है एलएलपी एक्ट 2008। अगर ऑप्शन में देता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट तो ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो एलएलपी एक्ट 2008 इज द राइट आंसर, ठीक है। अब आगे मूव करते हैं। व्हाट इज द मेन रोल ऑफ एमएसएमई इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट? Only contribution to export promotion, primarily focused on large scale infrastructure projects, support industrialization, employment generation and GDP growth. तो ये सी इज द राइट आंसर। बाकी सारे आंसर कर। फ्रेंड्स, एमएसएमई से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके जेआईबी में भी आते हैं, सीआईबी में भी आते हैं। तो अगर आप जेआईबी सीआईबी का भी एग्जाम दे रहे हैं तो इन वीडियोस को जरूर से जरूर और प्लेलिस्ट को फॉलो करके जरूर देखिएगा। नेक्स्ट है, विच फैक्टर इज नॉट कंसीडर्ड इन एनवायरमेंटल स्कैनिंग व्हाइल एस्टैब्लिशिंग एन स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज? गवर्नमेंट पॉलिसी, मार्केट डिमांड, पर्सनल लाइफ स्टाइल ऑफ एंटरप्रेन्योर, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, टेक्नोलॉजी ट्रेंड। सो इसमें क्या कंसीडर नहीं करेंगे? जो पर्सनल लाइफ स्टाइल ऑफ एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो सी इज द राइट आंसर। आगे हम करते हैं, इन एमएसएमई एंटरप्रेन्योरशिप जेंडर डेवलपमेंट इज मेनली प्रमोटेड थ्रू गवर्नमेंट सब्सिडीज फॉर मेल एंटरप्रेन्योर? नहीं, बिल्कुल नहीं। इक्वल प्रॉपर्टी राइट फॉर ऑल एमएसएमई ओनर? ये भी नहीं है। स्पेशल क्रेडिट स्कीम फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर? तो वुमेन एंटरप्रेन्योर को प्रमोट करने के लिए ताकि जो जेंडर बाइस है वो धीरे धीरे खत्म हो, तो स्पेशल क्रेडिट स्कीम जो है वो लाई जाती है। तो इसमें सी इज द राइट आंसर, जैसे कि आपका सिडबी का महिला उद्यम निधि स्कीम है। आगे मूव करते हैं। विच रेगुलेटरी अथॉरिटी रजिस्टर कंपनीज इन इंडिया? तो कौन करता है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज एज पर कंपनीज एक्ट 2013। आगे मूव करते हैं। व्हाट इज द मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अ सोल प्रोप्राइटरशिप इन इंडिया? तो कोई भी मिनिमम इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, नो मिनिमम इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट है, विच डॉक्यूमेंट डिफाइंस अ कंपनी ऑब्जेक्टिव? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। देखो, कंपनी ऑब्जेक्टिव किसमें होते हैं? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में होते हैं, ठीक है। आर्टिकल में क्या होता है? इसमें रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, ठीक है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सी इज द राइट आंसर। इसमें ऑब्जेक्टिव, स्ट्रक्चर एंड स्कोप ऑफ एक्टिविटीज के बारे में मेंशन होता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेज ऑफ एमएसएमई? लो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, limited access to finance, high government dependency, high cost, fixed cost, excessive foreign direct investment. So इसमें जो इसका डिसएडवांटेज है वो क्या है? इनके पास फाइनेंस का एक्सेस लिमिटेड होता है, ठीक है। उसके लिए उनको स्ट्रगल करना पड़ता है क्योंकि इनके पास कोलेटरल की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। फ्रेंड्स, वीडियो को ध्यान से देखिएगा और जो भी क्वेरीज उनको कमेंट में डालिएगा। विच साइड सिलेक्शन फैक्टर इज नॉट रिलेवेंट फॉर एमएसएमई? तो अब क्या है यहाँ पे? अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड लेबर, गवर्नमेंट इंसेंटिव्स, पर्सनल रेजिडेंस ऑफ ओनर, प्रॉक्सिमिटी टू सप्लायर, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। तो इसमें क्या होगा कि कौन सा इसमें साइट सिलेक्शन का फैक्टर नहीं है जो कि रिलेवेंट है? वो है पर्सनल रेजिडेंस ऑफ ओनर। ये साइट सिलेक्शन का फैक्टर नहीं है। सो सी इज द राइट आंसर। आगे मूव करते हैं। विच एमएसएमई बेनिफिट प्रोटेक्ट एंटरप्राइजेस फ्रॉम डिलेड पेमेंट? तो वो क्या है? एमएसएमई समाधान, जिसमें ये है कि अगर आप 45 दिन से ज्यादा डिले करेंगे बायर, तो बायर को जो आपका बैंक रेट है प्लस अभी जो प्रेजेंटली 2% ये लगा के उसको पेनल्टी देना। तो आगे मूव करते हैं। व्हाट इज द पेनल्टी फॉर प्रोवाइडिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन इन एमएसएमई रजिस्ट्रेशन? तो 1 लाख की पेनल्टी है, ठीक है, अगर आप फॉल्स इंफॉर्मेशन देते हैं। तो डी इज द राइट आंसर। 41, LLP must have at least how many designated director? तो LLP में कम से कम 2 designated director होने चाहिए, जो कि किसमें मेंशन है? LLP एक्ट 2008 में। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर विजिटिंग द फाइनेंस स्कॉलर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और जो भी आपके क्वेरीज हैं उनको कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, और न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।